Let's discuss the chronic suppurative otitis media mucosal type in ENT, that is the CSOM mucosal. तो कोई भी इन्फेक्शन को हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कब बोलते हैं? अगर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परमानेंट परफोरेशन को लीड करता है तब, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर कोई परमानेंट एबनॉर्मेलिटी होती है तब हम उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। कोई भी कंडीशन ऑफ ईयर की वजह से अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परमानेंट एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। देन क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया दो टाइप का होता है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया म्यूकोसल एंड क्रॉनिक, जिसको CSOM भी बोलते हैं, पहले बोला जाता था इसे, और अभी CAOM म्यूकोसल बोलते हैं, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया म्यूकोसल। और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया स्क्वैमोसल दूसरा टाइप होता है जिसको अनसेफ CSOM भी पहले बोला जाता था। तो म्यूकोसल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? कोई भी परमानेंट एबनॉर्मेलिटी होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, तो उससे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है। और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि सीक्वेले क्या होता है, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सीक्वेले होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होता है अल्टीमेटली, और ये हील हो जाता है 2 लेयर्स से। पर ये 3 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम हील हो जाता है, लेकिन हो सकता है ये हील ना भी हो, और अगर वो हील होता है तो मैक्सिमम 3 मंथ्स में ही हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा वो। और अगर 3 मंथ्स में हील नहीं हुआ है तो हम उससे बोलेंगे परमानेंट परफोरेशन, अगर सारे लेयर्स एपिथेलाइज्ड हो गए हो तो, क्योंकि सारे लेयर्स एपिथेलाइज्ड हो जाते हैं अगर वो 3 मंथ्स में हील नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एपिथेलियल लेयर बजाय कि वो एंडोथेलियल लेयर से ऐसे मीट करने की बजाय, मार्जिन्स पे मीट करने की बजाय वो परपेंडिकुलरली चली जाती है, और इसकी वजह से म्यूकोसल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है। तो एक पेशेंट को देख के हम बता सकते हैं कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, क्योंकि कोई भी परफोरेशन जो ट्रॉमा या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को फॉलो कर रहा है वो हील कर जाता है मैक्सिमम 3 मंथ्स में, और अगर वो हील नहीं हुआ है तो वो परमानेंट हो गया है, यानी कि वो खुद से हील नहीं होगा। इसलिए हम हिस्ट्री लेते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। किसकी हिस्ट्री लेते हैं? डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेते हैं मेनली। तो कोई भी डिस्चार्ज जो मिडिल ईयर से आता है ना, उसमें म्यूकॉइड कंपोनेंट होना चाहिए, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये मिडिल ईयर की कंडीशन की वजह से हो रहा है। तो अगर परफोरेशन लेस देन 3 मंथ्स का है तो हम उसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे, और अगर परफोरेशन ग्रेटर देन 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स से ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया म्यूकोसल टाइप बोलेंगे। तो परमानेंट परफोरेशन कोई भी पार्ट में, अगर पास्ट टेंसर के कोई भी पार्ट में हो रहा है तो वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होगा। देन ईयर डिस्चार्ज ऑकर होता है जब म्यूकोसल लाइनिंग इन्फेक्ट हो जाती है, तो म्यूकोसल लाइनिंग जब इन्फेक्ट हो जाती है तो इन्फेक्शन मिडिल ईयर में पहुंच सकता है परफोरेशन से या फिर यूस्टेशन ट्यूब से भी, तो इसलिए म्यूकोसा हमेशा ही अफेक्टेड रहती है। इसलिए ये म्यूकोसल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में म्यूकोसा अफेक्टेड रहती है। और इसको हम ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो है यूस्टेशियन ट्यूब का वो मिडिल ईयर में भी इन्फेक्शन ला सकता है। तो ट्यूबर टिम्पैनिक रिसेस से डेवलप होता है ना मिडिल ईयर और यूस्टेशियन ट्यूब, तो दोनों इन्वॉल्व्ड है, इसीलिए हम ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप बोलते हैं इसे। और डिफरेंस क्या होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में? हर समय जब भी परफोरेशन होगा ना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिस्चार्ज भी हो, तो सिर्फ अगर परफोरेशन की कंप्लेन है तो हम उसे सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कंप्लेन उसकी डिस्चार्ज की कब होगी? जब थ्रोट इन्फेक्शन या फिर वाटर चला जाता है ईयर में, तो ये ऑन एंड ऑफ फिनोमिना होते रहता है, कभी कभी डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है, कभी नहीं होती है। तो जब डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और अदरवाइज हम उसके बोलते हैं सिर्फ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इसलिए क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है एक्टिव डिसीज दैट इज डिस्चार्जिंग टाइप, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और दूसरा होता है इनएक्टिव टाइप जिसमें सिर्फ परफोरेशन होता है, और उसको हम बोलते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया सिंपली। नाउ कंप्लेंट्स क्या होती है उसकी? डिस्चार्ज होगी पेशेंट को, और दूसरा कंप्लेन क्या होगा? हियरिंग लॉस होगा, 10 to 40 डेसिबल का हियरिंग लॉस होगा, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ परफोरेशन, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हियरिंग लॉस होगा। अब मैनेजमेंट क्या है? मेडिकेशन उसको हील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको हील होना होता तो वो पहले ही 3 मंथ्स के अंदर हील हो जाता, चाहे वो किसी भी कंडीशन के कारण हो।
हुआ हो। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा? माइरिंजियोप्लास्टी। माइरिंजियोप्लास्टी मीन्स क्या? माइरिन मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड प्लास्टी मीन्स उसका रिपेयर। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रिपेयर को हम बोलते हैं माइरिंजियोप्लास्टी। ये 2 टेक्निक से होता है, अंडरले और ओवरले टेक्निक से। तो अंडरले टेक्निक में क्या करते हैं? प्लेस करते हैं हम ग्राफ्ट को मीडियल टू 3 लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तीनों लेयर्स के अंदर प्लेस करते हैं हम। ग्राफ्ट कौन सा होता है? टेम्पोरलिस फेसिया का होता है। और ओवरले टेक्निक में क्या करते हैं? हम ग्राफ्ट को ओवर फाइब्रस लेयर प्लेस करते हैं। फाइब्रस लेयर जो है उसके ऊपर करते हैं, मतलब सिर्फ बाहर की लेयर को हम हटाते हैं, एपिथेलियल लेयर को, और फाइब्रस लेयर के ऊपर ही कर देते हैं, फाइब्रस लेयर या एन्यूलस के ऊपर। और दोनों में ही ना प्लेस करते हैं हम ग्राफ्ट को अंडर हैंडल ऑफ मेलियस। हैंडल ऑफ मेलियस का सपोर्ट हमें देना होता है ताकि वो ग्राफ्ट जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। देन ओवरले में हम एपिथेलियल लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रेस करते हैं और फिर टेम्पोरलिस फेशिया जो ग्राफ्ट है ना, टेम्पोरलिस फेशिया का ग्राफ्ट को लेकर हम उसे हैंडल ऑफ मेलियस के नीचे रख देते हैं जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता रहे, और फिर आउटर एपिथेलियल लेयर को हम रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम ओवरले बोलते हैं क्योंकि हम फाइब्रस लेयर के ऊपर या एनुलस के ऊपर रख रहे हैं जो भी ग्राफ्ट है उसको। एनुलस मतलब क्या? फाइब्रस लेयर की जो थिकनिंग होती है ऑल अराउंड। नाउ अंडरले में क्या करते हैं कि हम पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को उठाते हैं इंस्टीड ऑफ जस्ट आउटर लेयर। आउटर लेयर को नहीं उठाते, आउटर लेयर को हम जैसे ओवरले में उठाते हैं वैसे नहीं करते। तो पूरे 3 लेयर्स को उठाते हैं। देन टेम्पोरलिस फेशिया को रखते हैं मीडियल टू मैलियस टू गेट सपोर्ट। मैलियस के तो मीडियल ही रखेंगे ताकि सपोर्ट मिले और ताकि एक्सट्रूड ना हो या लेटरलाइज ना हो। तो वैसे हम रखते हैं और फिर रिपोजिशन कर देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। अब यहाँ पे इंसिजन कौन सा देते हैं? वाइल्ड्स पोस्ट ऑरल इंसिजन देते हैं। ये मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड किया जाता है, ज़्यादातर सर्जरी में दिया जाता है, मेस्टॉइड सर्जरी में, मिडिल ईयर सर्जरी में और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सर्जरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है कार्टिलेजनस होते हैं, कार्टिलेजनस पार्ट उनको रिट्रैक्ट कर देते हैं इन फ्रंट टू रीच बोनी पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बोनी पार्ट में, जिससे कि हम पहुंच सके और एक्सेस हमारा वाइड हो जाता है। तो काफ़ी वाइड एक्सेस हमें मिलता है इस इंसिजन में, इसलिए ये मोस्ट कॉमनली प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर सर्जरी में। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा इसका। आगे के पार्ट्स, आगे के इंसिजन्स और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।